बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है, जिसके अंदर हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को अच्छे से देखेंगे। दोस्तों इससे प्रीवियस हमने पढ़ा था डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम। जो डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम था दोस्तों, वो भी क्या करता है, वो भी आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड करता है। और ये जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है, ये भी आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करके आपको देता है। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम है वो आपके किसी भी वर्टेक्स को तब तक सिर्फ उसको मिनिमाइज़ करता है, उसके पाथ को या उसकी कास्ट को, जब तक आप उसको पिक नहीं कर लेते, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप किसी वर्टेक्स को फाइनली पिक कर देते हो, मतलब उसका पाथ चूज़ कर लेते हो, तो उसके बाद दोबारा उसकी कास्ट को मिनिमाइज़ नहीं किया जाता। लेकिन अगर दोस्तों हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें भी हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सिंगल सोर्स मीन आपका सोर्स एक होगा, लेकिन उस एक सोर्स से बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उन पे जाने के लिए आप सबसे स्मॉलेस्ट जो पाथ है, सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ है, उसको क्या करते हो, फाइंड करते हो। तो यही दोस्तों फंडा है मेन इनका, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का या फिर डिजकस्ट्रा का। अब बेलमैन में क्या होता है, बेलमैन में दोस्तों ये होता है कि आपके जितने भी वर्टिसेस हैं उन तमाम सोर्स के अलावा, सोर्स वर्टेक्स के अलावा जितने भी वर्टिसेस हैं उन तमाम के तमाम वर्टिसेस के आप जो है एंड तक कॉस्ट मिनिमाइज करते हो मतलब करते रहते हो जब तक आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते, तब तक आप अपनी हर वर्टेक्स की जो है जो कास्ट है उसको मिनिमाइज करते रहते हो। लेकिन डिजकस्ट्रा में ऐसा नहीं था। डिजकस्ट्रा में हम साथ से जैसे जैसे पिक करते रहते हैं तो फ़ौरन से उसको जो है उस वर्टेक्स को छोड़ देते हैं, दोबारा फिर जिस वर्टेक्स को हमने पिक किया होता है उसको दोबारा पिक नहीं करते। समझने की बात की। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की डेफिनेशन आ सकती है पेपर के अंदर, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। कहाँ से बोला यहाँ से, डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम वर्क्स इफ ऑल एजेस वेटेड आर नॉन नेगेटिव एंड देयर आर नो नेगेटिव कास्ट साइकिल। बेलमैन फोर्ड अलाउज नेगेटिव, यहाँ से शुरू हो रही है इसकी डेफिनेशन। ये ऊपर वाली नहीं है, ऊपर वाली दोस्तों ये डिजकस्ट्रा की है। तो ये डिजकस्ट्रा की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ लिया, यहाँ से नहीं करेंगे। तो यहाँ से आपकी जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम की दोस्तों डेफिनेशन है, ये यहाँ से शुरू हो रही है। बेलमैन फोर्ड अलोज नेगेटिव वेट्स, कहता है ये जो हमारे नेगेटिव वेट्स होते हैं उनको भी अलो करता है। जबकि दोस्तों डिजकस्ट्रा में क्या था, डिजकस्ट्रा में हमारे मोस्टली जो वेट होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। वेट मीन वो जो आपकी पाथ के ऊपर कास्ट लिखी होती है 5, 8, 2, तो वो वाली कास्ट की बात कर रहा है। तो कहता है डिजकस्ट्रा में क्या था, डिजकस्ट्रा में हमारी जो वो पाथ के ऊपर कास्ट लिखी होती है वो कास्ट मोस्टली पॉजिटिव में होती है। जबकि कहता है जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है ये हमें अलाउ करता है नेगेटिव वेट्स को भी, मतलब नेगेटिव कास्ट को भी, कि आप अपने पाथ के ऊपर नेगेटिव जो कास्ट है माइनस के अंदर -2, -5, -8 ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद एजिस एंड नो नेगेटिव कास्ट साइकिल, और कहता है इसके अंदर जो है कोई भी नेगेटिव कास्ट साइकिल हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये इसके दोस्तों मेन पॉइंट हैं बेलमैन फोर्ड के। मेन पॉइंट, पहला मेन पॉइंट क्या है कि इसमें हम नेगेटिव जो वेट्स हैं, नेगेटिव जो कास्ट होती है हमारी, उसको भी हम मतलब अलो ये करता है हमें, मतलब हम नेगेटिव कास्ट जो है, नेगेटिव वेट जो है लगा सकते हैं अपने पाथ के ऊपर, मतलब अपने एजेस के ऊपर। और दूसरा ये हमें क्या चीज़ करता है, कहता है नो नेगेटिव कास्ट साइकिल, और किसके अंदर हमें कोई भी नेगेटिव कास्ट साइकिल पे करना नहीं पड़ता। आगे, दिस एल्गोरिथम इज स्लोवर देन डिजकस्ट्रा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये इसने बड़ा इंपॉर्टेंट है कि MCQs बता दिया आपको। यहाँ तक होगी इसकी डेफिनेशन, बल्कि डेफिनेशन आप ये पूरी करेंगे, डेफिनेशन आप यहाँ तक नहीं करेंगे बल्कि यहाँ तक ये पूरी करेंगे। यहाँ से लेकर बेलमैन फोर्ड से लेकर यहाँ तक आप डेफिनेशन पूरी करोगे। लेकिन इस डेफिनेशन में दोस्तों दो इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं। पहला MCQs ये है कि जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम होता है ये स्लो काम करता है, किसकी निस्बत, डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम की निस्बत। एक पहला MCQ इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट MCQ है दोस्तों वो आपको ये आ सकता है कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का रनिंग टाइम बताओ कितना होता है फाइनल। दोस्तों बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का फाइनल जो रनिंग टाइम होता है वो होता है थीटा इंटू V ऑफ E, मीन मतलब जितने वर्टिसेस हैं उनको और जितने एजेस हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फाइनल जो रनिंग टाइम है वो आ जाएगा किसका, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम का। समझ लगी बात की। ओके जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके बाद एक और MCQ आ सकता है कि जनाब ये जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम होता है ये कितने टाइम आपकी हर वर्टेक्स को विजिट करता है, ये कितने टाइम आपकी हर एज की कास्ट को रिड्यूस करता है। दोस्तों V-1 टाइम, कितने टाइम, V-1 टाइम, V मीन वर्टिसेस। मान लो दोस्तों आपके जैसे चलें ये चीज़ नीचे जाकर समझाता हूँ, बस आपने अभी इतना याद रख लें कि जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है ये आपके हर
वर्टिसेस की जो कास्ट होती है उसको कितने टाइम रिड्यूस करता है, v-1 टाइम। तो ये इस चीज़ को याद रख लो, v-1 टाइम जो है रिड्यूस करता है। अब ये चीज़ यहाँ पे हम प्रैक्टिकल समझते हैं। उसके बाद ये इसका सूडो कोड है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसका ड्राई रन देख लेते हैं। तो ये इसका ड्राई रन है दोस्तों। सबसे पहले ये हमारे पास दोस्तों ग्राफ है। अब ये मेन ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर ये देखो, ये इस ग्राफ का एक ये सोल्यूशन है, उसके बाद ये सोल्यूशन, मतलब पहला स्टेप ये है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 1 मतलब S1 मीन स्टेप 1 है, ठीक है। उसके बाद इस स्टेप 1 को देखते हुए हम स्टेप 2 फॉलो करते हैं। अच्छा ये बात याद रखना दोस्तों, जो आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम होता है ना, ये आपका जो न्यू सोल्यूशन आता है ना उसको फिर देखकर अगला सोल्यूशन तैयार करता है, मतलब अगला स्टेप फॉलो करता है। जैसे देखो मेन ये ग्राफ था, इसको देखकर उसने स्टेप 1 सॉल्व किया, फिर जो स्टेप 1 का सोल्यूशन आएगा ना उसको देखकर वो स्टेप 2 सॉल्व करेगा, फिर स्टेप 2 का जो सोल्यूशन आएगा उसको देखकर उसने स्टेप 3 सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसने 3 स्टेप क्यों किए हैं? क्योंकि दोस्तों उसने कहा था हम जो है अपने बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के अंदर अपना जो ग्राफ गिवन होता है उसके ऊपर कितनी बार स्टेप परफॉर्म करते हैं, v-1 टाइम। कितनी टाइम है? v-1 टाइम। अब v क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। मुझे बताएं आपके इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 और 4 वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे पुट करें 4, v की वैल्यू क्या आई? 4, मतलब v यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस को शो कर रहा है। तो आपके ग्राफ में जितने वर्टिसेस होंगे ना उसमें से -1 कर लें, तो 4 - 1 जवाब क्या है? 3। यही वजह दोस्तों कि उसने यहाँ पे 3 स्टेप परफॉर्म किए हैं। मान लो अगर यहाँ पे आपके 5 जो है वर्टिसेस होते हैं, मतलब 5 नोड होती है ग्राफ के अंदर, तो फिर यहाँ पे कितने स्टेप परफॉर्म होने थे? 4 स्टेप परफॉर्म होने थे। कैसे बोला? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस आ जाना था 5 - 1 जवाब आना था 4, तो 4 स्टेप परफॉर्म होते थे। अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के अंदर कितने स्टेप परफॉर्म करने हैं। ये कैसे पता चलता है? सिंपली आप अपनी जो भी ग्राफ गिवन है उसकी नंबर ऑफ वर्टिसेस को काउंट कर लो, काउंट करने के बाद उसमें से -1 कर दो, जो आंसर आएगा उतने आपने स्टेप परफॉर्म करने हैं। यहाँ पे 3 आंसर आया तो यहाँ पे 3 स्टेप परफॉर्म करेंगे। अब चलते हैं और देखते हैं कि ये स्टेप नंबर 1 कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब स्टेप नंबर 1 कैसे परफॉर्म करेंगे दोस्तों। अब आपने गौर से समझना है, ये जो आपके पास ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ के ऊपर आपने स्टार्टिंग करनी है। ये आपका सोर्स है। सोर्स की ये बात याद रखना, जो भी सोर्स वर्टेक्स होता है ना उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, जबकि जो बाकी रिमेनिंग वर्टिसेस होते हैं ना स्टार्टिंग के ऊपर उनकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। देखो इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो रेड कलर के साथ लिखा हुआ ना 3 4 2 1, इसको निगलेक्ट कर दें, इसको छोड़ दें, ये आपके काम की नहीं है। आपका जो मेन कास्ट ना, मतलब इस पाथ की कास्ट कितनी है? 8, इस पाथ की कास्ट है -6, इस पाथ की कास्ट है 4, इस पाथ की कास्ट है 5। चलें अब जरा जल्दी करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले सोर्स से कहाँ जा सकते हो, ये बात याद रखना, या ये नहीं देख सकते कि सोर्स से हम कहाँ जा सकते हैं। दोस्तों आपके पास बेलमैन फोर्ड के अंदर जो भी ग्राफ गिवन होता है उस ग्राफ में जितने भी एजेस होते हैं हम हर एज के लिहाज से देखते हैं, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले दोस्तों ये वाला एज है, इसको देखें सबसे पहले। अगर दोस्तों हम इस एज के लिहाज से चलें, ये वाले एज को फॉलो करें, तो आपका सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है। तो बताएं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ वैल्यू कितनी जाएगी आपकी? देखो हम कैसे करते हैं, डिस्कस्ट्रा में मैंने आपको सिखाया था कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जो भी आपके सोर्स की वैल्यू होती है उसको अपने इस पाथ की कास्ट के साथ प्लस करते हैं। तो 8 + 0 क्या जवाब आया? 8। तो यानी यहाँ पे देखो, अब जो आंसर है ना आपने उसको चेक करना है, क्या वो आंसर 8 + 0 जवाब आया 8, तो जो 8 आंसर आया है क्या वो आपके इस डेस्टिनेशन वर्टेक्स के अंदर जो पहले से वैल्यू लिखी हुई है क्या उससे लेस है? अगर तो जो आपका ये जो न्यू आंसर आया है, अगर वो आपकी ये जो पहले से वैल्यू लिखी हुई है इन्फिनिटी इससे लेस है, तो फिर आप यहाँ पे न्यू आंसर पुट कर दोगे। लेकिन अगर इन्फिनिटी लेस नहीं है तो आप यहाँ पे पुट नहीं करोगे। अब देखो 8 + 0 जवाब आया 8, जवाब क्या आया 8। मुझे बताएं क्या 8 जो है इन्फिनिटी से छोटा होता है? यस। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। ये देखें यही यहाँ पे हुआ, देखो हमने इन्फिनिटी को रिमूव करके यहाँ पे 8 पुट कर दिया। उसके बाद अब दोस्तों इस एज की बारी, एक ये वाला एज की बारी बात करते हैं। अब देखो इस एज की अगर हम बात करें तो इस एज के अंदर सोर्स आपका ये है, डेस्टिनेशन आपकी ये है, ठीक है। अब देखो सोर्स की जो वैल्यू होती है उसको अपने इस पाथ की वैल्यू के साथ प्लस करते हैं, तो 0 + 4 जवाब आया 4। अब देखो आंसर क्या है 4, तो 4 क्या है? लेस होता है ना इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे 4 पुट कर दोगे। यही वजह यहाँ पे देखो 4 पुट हो गया। समझ गई बात की? ओके जी। उसके बाद जनाब ये चलें यहाँ से अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपने सारे एजेस के लिहाज से देखना है और सारे एजेस के लिहाज से आपने ये ओल्ड वैल्यू को फॉलो करना है, ये बात याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आंसर आया तो यहाँ पे इसमें 8 लिख दिया। यहाँ पे आंसर हमारा 4 आया था तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद अब अगर हम इस एज की बात करें तो इस एज के अंदर देखो सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, क्योंकि एरो इस तरफ से इस तरफ आ रहा है ना, तो ये सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। तो इस एज के अंदर देखो वैल्यू क्या थी? इन्फिनिटी। अच्छा ये नहीं, अब आपने सोच रहे होगे यहाँ पे हमारी वैल्यू जो 8 आई है दोस्तों, वो 8 जो है इसका आंसर बाद में पुट होगा,
पहले आपने सारे एजेस के लिहाज से देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अब देखो अभी आपके ग्राफ के अंदर इस वर्टेक्स की जो वैल्यू थी वो थी इन्फिनिटी, ठीक है, और इस एज की कॉस्ट कितनी थी -6। तो इन्फिनिटी में से -6 अगर -6 माइनस कर दें तो जवाब क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो दोस्तों इन्फिनिटी हमारे पास आंसर क्या है, इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या पहले से वैल्यू पुट है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी की जगह पे इन्फिनिटी पुट होगा, सिंपल। तो मतलब कहने का ये है कि मुझे ये बताएं यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आंसर क्या है, इन्फिनिटी। उसने क्या कहा था बोला कि जो न्यू आंसर आपको मिलेगा वो आंसर अगर यहाँ पे जो पहले से वैल्यू मौजूद है, पहले से जो वैल्यू मौजूद है अगर उससे छोटा होगा तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ पे वैल्यू न्यू पुट नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखो इन्फिनिटी जवाब आ रहा है, तो इन्फिनिटी पहले से वहाँ पे क्या पुट है, 4 पुट है। सो हम वहाँ पर उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम 4 ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस एज की बात करें तो इस एज के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे पहले से वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे सॉरी कास्ट कितनी है, यहाँ पे कास्ट कितनी है 5। तो इन्फिनिटी को 5 में प्लस 5 को अगर इन्फिनिटी में प्लस करें जवाब कहता है इन्फिनिटी। तो पहले से वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह पे इन्फिनिटी रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही वजह यहाँ पे देखो इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। अब समझिए बात की। तो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में से -6 जब माइनस किया तो जवाब आया इन्फिनिटी। उस इन्फिनिटी को यहाँ पे पुट क्यों नहीं किया हमने 4 की जगह पे, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिटी बड़ा था, 4 लेस था। तो उसने क्या कहा था बोला अगर न्यू वैल्यू लेस होगी फिर आपने पुट करना है, अगर न्यू वैल्यू ग्रेटर होगी फिर आपने पुट नहीं करना। तो ये दोस्तों आपका स्टेप 1 का आंसर आ गया है, ये आंसर आया आपका फाइनल। 0 इसमें 0 आ गया, इसमें 8 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें इन्फिनिटी आ गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपने स्टेप नंबर 1 की वैल्यूज़ को फॉलो करना है। ये आप भूल जाएं, इन वैल्यूज़ को भूल जाएं, अब इस वैल्यू को आपने फॉलो करना है। चलिए अब देखें यहाँ पे अगर दोस्तों हम इस एज की बात करें सबसे पहले इस एज की, तो इस एज में देखें दोबारा से चेकिंग होगी अब, यानी आप हर स्टेप के अंदर तमाम एजेस को नए से चेक करते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब अगर इस एज की बात करें तो ये सोर्स है, इसकी वैल्यू 0 है, कास्ट 8 है, 8 प्लस 0 जवाब आया 8। तो पहले से वहाँ पे क्या मौजूद है, 8 मौजूद है। तो 8 की जगह पे 8 ही पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 8 यहाँ पे 8 का 8 ही रहेगा। उसके बाद अगर दोस्तों हम इस एज की बात पहले इस एज की बात कर लेते हैं। तो इस एज के अंदर देखो 0 + 4 जवाब क्या आया 4, तो 4 ही रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 4 ही रहेगा अपनी जगह पे, ओके जी। उसके बाद अगर हम इस एज की बात करें तो इसमें सोर्स क्या ये वाला है और हमारी जो कास्ट है वो ये है। तो 8 - 6 जवाब क्या आया 2, जो आपका न्यू आंसर आया वो क्या आया है 2, ठीक है। सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये है। तो क्या करेंगे, ये जो न्यू आंसर आया है इसको अपने इस डेस्टिनेशन की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर तो आपका न्यू जो आंसर है अगर वो आपकी इस डेस्टिनेशन से क्या हुआ कम हुआ तो फिर हम अपडेट कर देंगे वैल्यू। तो मतलब ये जो 2 है ये इस 4 के साथ क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 की जगह पे 4 की जगह पे आ जाएगा 2, 4 की जगह पे आ जाएगा 2। और ये देखें नीचे जाके यही हुआ है, देखो 4 की जगह पे अपडेट क्या हो गया है 2 अपडेट हो गया। उसके बाद अब इस ग्राफ के अंदर आप क्या करोगे, इस ग्राफ के अंदर अब आप इस एज को देखोगे। अब इस एज की दोस्तों अगर हम बात करें तो इस एज के अंदर सोर्स आपका ये है और डेस्टिनेशन ये है। तो इस सोर्स के अंदर अच्छा ये जो न्यू आंसर 2 आया ना इसको नहीं देखना आपने, नहीं वैल्यू। अच्छा जब हम ग्राफ को सॉल्व कर देते हैं ना तो जनाब वैल्यू ओल्ड ही देखते हैं। ये जो न्यू वैल्यू आ रही है ना आपकी, ये जो न्यू वैल्यू आप अपडेट कर रहे हो ये अगले स्टेप में जाके आप मतलब पुट करोगे। ये देखो अगले स्टेप में जाके पुट हो रही है, पीछे वाले स्टेप में आप अभी सिर्फ वैल्यूज को देख के जज करोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। सोर्स में पहले से वैल्यू क्या थी 4 और ये इसकी कॉस्ट कितनी है 5। तो 4 + 5 जवाब आया 9, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 9 अगले स्टेप में। तो ये देखो अगले स्टेप में जब हम आया S2 में तो ये देखो यहाँ पे आंसर आ गया 9, ठीक हो गया। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने स्टेप नंबर 3 भी सॉल्व करना है क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला था 3। तो 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। स्टेप नंबर 2 का आंसर ये आ गया 0, 8, 2 और 9। अब मजीद हम स्टेप नंबर 3 में जाके फिर चेक करेंगे कि क्या ये कास्ट जो हमने लिखी हैं 0, 8, 2 क्या ये मजीद रिड्यूस हो सकती हैं। चलें दोबारा चेक करते हैं। देखिए अब ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर पहले इसकी वैल्यू है जी अगर हम इस एज की बात करें तो इसमें 0 इसकी सोर्स की वैल्यू है और कास्ट कितनी है 8। तो 8 + 0 जवाब आया 8। तो उसमें पहले से वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 8। तो न्यू आंसर क्या है 8। तो 8 8 के इक्वल होता है। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको दोबारा पुट कर सकते हैं। देखो 8 की जगह पे 8 ही हमने रहने दिया। उसके बाद अगर हम इस एज की बात करें तो इसमें देखो 0 + 4 जवाब क्या आया 4, जवाब क्या आया 4 और वहाँ पे पहले से वैल्यू क्या पड़ी हुई है 2। तो 4 जो है दोस्तों जो हमारा न्यू आंसर है वो ग्रेटर है किससे, ओल्ड आंसर से। सो हम इसको पुट अपडेट नहीं करेंगे, यही वजह यहाँ पे 2 का 2 ही रह गया, ठीक है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट देखें यहाँ पे अगर हम इस एज की बात करें तो इस एज के अंदर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी अगर हम इस एज की बात करें आप देखो 8 में से -6 जवाब -6 के जवाब आया 2। तो यहाँ पे 2 न्यू आंसर आया, ओल्ड आंसर क्या था 2। सो 2 के इक्वल होता है। सो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा। उसके बाद अगर हम इस एज की बात करें तो यहाँ पे देखो वैल्यू थी सोर्स की वैल्यू थी 2
और यहाँ पे जो हमारे पास पाथ था वो था 5, तो अगर हम 5 को 2 के साथ प्लस करें जो आपका आएगा 7, तो देखो न्यू आंसर क्या है 7 और पहले से वैल्यू क्या है स्टोर है 9, तो 7 जो है वो लेस होता है 9 से, तो इसलिए हम क्या करेंगे 7 को अपडेट कर देंगे इस 9 की जगह पे, तो यही वजह देखें यहाँ पे 7 आ गया नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब हमारे स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गए, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब तीसरे स्टेप में हमारे पास ये आंसर फाइनल आया 0, 8, 2 एंड 7। अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते। ठीक है जी, अब दोस्तों आपने इसके ऊपर लगाना है पाथ, कि आपने किस पाथ को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व किया। देखो ये 8 किसके थ्रू आया, इसके थ्रू, तो मतलब आप इस तरह से इसको हाईलाइट कर दोगे कि मैंने इस पाथ को फॉलो करते हुए इस नोड पे पहुंचा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये 2 किसके थ्रू आया, इसके थ्रू, 8 - 6 जो अब है 2, तो मतलब इस पाथ के थ्रू आप इस पे पहुंचे हो, तो आपने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे कैसे पहुंचे हो, 2 + 5 जो अब है 7, तो मतलब इस पाथ के थ्रू, तो मतलब ये आपका दोस्तों शॉर्टेस्ट पाथ है। मतलब आप अपने इस सोर्स से अपने इन तीनों नोड्स पे कैसे जाओगे, इससे इस पे जाओगे, इससे इस पे आओगे, इससे इस पे आओगे, तो ये आपका फाइनल इसका क्या था जी, सोल्यूशन था इसका। लेकिन जी मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। अब इसका ये सूडो कोड है, ये सूडो कोड चाहे आप करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेन बेलमैन फोर्ड का आपको डेफिनेशन आएगी, उसके जो ऊपर एमसीक्यूज करवाए हैं वो आएंगे, और अगर लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो ये ड्राई रन आएगा, कोड नहीं वो आपसे पूछ सकता, क्योंकि कोड मोस्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलो मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ फिर भी। बेलमैन फोर्ड मेरे फंक्शन का नाम है, जी मेरे ग्राफ का, यहाँ पे 3 मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, जी जो है मेरा ग्राफ है जो कि मैं एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ, डब्ल्यू जो है मेरे वेट है सारे के सारे, मतलब हर एज के ऊपर जो वेट लगा हुआ है वो है, और एस जो है मेरा सोर्स है, मतलब मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। उसके बाद कहता है हर वर्टेक्स से जो है वो स्टार्ट कर, मतलब एक लूप चलाओ जो कि हर वर्टेक्स को 1 बाय 1 पिक करेगी, और उस वर्टेक्स को क्या करेगी, यू का नाम देगी। उसके बाद डी ऑफ यू इक्वल टू इन्फिनिटी, कहता है अब क्या करो, अब जनाब जो भी तुमने वर्टेक्स पिक किया है उस तमाम वर्टेक्स के अंदर क्या वैल्यू पुट कर दो, इन्फिनिटी पुट कर दो। ठीक है, ये वो कह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है प्रेसिडेंस ऑफ यू इक्वल टू नील, कहता है अब क्या करो, जो तुम्हारे यू जो भी तुम्हारा वर्टेक्स तुमने अभी तुमने पिक किया है, कहता है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो क्या कर दो, नील कर दो, मतलब उसकी अभी कोई प्रेसिडेंस नहीं है, अभी उसका कोई पेरेंट नहीं है। उसके बाद डी ऑफ एस 0, अब वो कहता है जनाब जो तुम्हारा डी ऑफ एस का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ वैल्यू, मतलब कहता है जो तुम्हारा सोर्स वर्टेक्स है, सोर्स वर्टेक्स मीन ये वाला सोर्स वर्टेक्स, कहता है जो सोर्स वर्टेक्स है उसकी जो भी वैल्यू, जो मतलब उसकी वैल्यू है वो 0 पुट कर दो, मतलब उसकी वैल्यू की जगह क्या पुट कर दो 0, ये वो कह रहा है। कहता है अपने सोर्स वर्टेक्स की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। उसके बाद फॉर आई इक्वल टू 1 to v - 1, अब क्या कह रहा है, कहता है कि लूप चलाओ, और ये लूप क्या करेगी 1 से स्टार्ट करेगी और कितने स्टेप्स परफॉर्म करेगी, v - 1, मतलब जितने मेरे वर्टेक्स है टोटल उनमें से -1 करें, तो कहता है उतने जो स्टेप परफॉर्म होंगे, यही मैंने आपको करके यहाँ पे दिखाया। v - 1 मीन 3 का आंसर आया, तो मतलब ये 3 टाइम चलेगी ये लूप और 3 स्टेप परफॉर्म करेगी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो ये लूप बेसिकली स्टेप परफॉर्म कर रही है। उसके बाद जैसे ही एक स्टेप चलेगा तो ये क्या करेगा, फॉर ईच u, v इन e, कहता है हर एज के अंदर ये हर वर्टेक्स के लिए ये लूप चलेगी, और क्या करेगी, उसको रिलैक्स करती जाएगी। रिलैक्स मीन कि मतलब उसकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को देखेगी, अगर वो वैल्यू जो पहले से वैल्यू लिखी हुई है अगर वो ग्रेटर है, जो न्यू वैल्यू है अगर वो लेस है, तो कहता है उसको अपडेट करती जाएगी, साथ साथ रिलैक्स करती जाएगी। रिलैक्स का मतलब पता है अपडेट करना उसको। चलिए ये इसका 200 सूडो कोड था, तो ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है जी, उसके बाद इसकी करेक्टनेस नहीं करनी, छोड़ दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कंसेप्ट आ गया दोस्तों फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम। इसको करते हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको देखते हैं ये करता क्या दोस्तों। सबसे पहले इसका एमसीक्यूज अगर हम देखें दोस्तों, इसका जो एमसीक्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोला कि दोस्तों ये जो फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम होता है ना, ये आपके पॉजिटिव वेट के ऊपर भी काम करता है और नेगेटिव वेट के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये आपका फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम दोस्तों आपके वेटेड ग्राफ के ऊपर भी काम करता है और अनवेटेड ग्राफ के ऊपर भी काम करता है। दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला, ये आपकी पॉजिटिव वेट के ऊपर भी काम करता है और नेगेटिव वेट के ऊपर भी काम करता है। दूसरा, ये आपका दोस्तों फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम जो है ये आपका वेटेड ग्राफ के ऊपर भी काम करता है और अनवेटेड ग्राफ के ऊपर भी काम करता है। अब ये वेटेड और वेटेड अनवेटेड कह रहा हूँ, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड कहना था मैंने, वेटेड अनवेटेड नहीं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड मीन ऐसा ग्राफ जिसमें हमारी डायरेक्शन दी जाती है, मतलब एरो लगे होते हैं कि हम आपने कहाँ से कहाँ जाना है, उसे कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसमें हमें एरो गिवन नहीं होते, मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है एज की, उस पर भी काम करता है। तो इस लाइन को दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको फिर क्लियर हो जाए एक दफ़ा। फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम जो है वो आपके पॉजिटिव वेट पर भी काम करता है और नेगेटिव वेट्स पर भी काम करता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ये आपके डायरेक्टेड ग्राफ पर भी काम करता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ पर भी काम करता है।
अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। कहता है वी कंसीडर द जनरलाइजेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। कहता है, और नेक्स्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है ये जो फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम है ये भी आपके किस पे काम करता है, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम पर काम करता है। जिस तरह आपका डिजकस्ट्रा था, जिस तरह आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम था, वो वही जो दोस्तों कहता है ये भी जो है फ्लॉयड वार्शल जो है ये भी हमारे शॉर्टेस्ट पाथ ही फाइंड करके देता है हमें। टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस, मतलब ये कहता है ये कैसे काम करता है, ये हमारे डिफरेंट पेयर्स ऑफ वर्टिसेस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना उसको हमें फाइंड करके देता है। आगे दिस इज कॉल्ड द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, और कहता है इसको हम एक और नाम भी देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, इसके दो नाम है, तो आपको एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो इसकी ये डेफिनेशन होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक हो गया। आगे दोस्तों इसकी अगर हम रनिंग टाइम की बात करें, वी विल प्रेजेंट एंड ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, और कहता है अगर हम इसकी बात करें फाइनल रनिंग टाइम की, अच्छा उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहता है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज़ करता है। ये इसका एक और एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद अगर हम इसके टोटल रनिंग टाइम की बात करें तो वो कितना है, थीटा ऑफ एन क्यूब। ठीक है जी, तो ये इसका दोस्तों हो गया हमारे पास। एमसीक्यूज भी बता दिए आपको, इसके शॉर्टकट भी बता दिए। अब इसको करते कैसे हैं, इसका ड्राई रन बता देता हूँ। ये आपने नहीं करना, ये जो चीज़ें छुड़वा रहा हूँ ये आपने सारी नहीं करनी। इसके चलते हैं ड्राई रन पर डायरेक्ट, ये भी नहीं करना आपने, इसको भी छोड़ दें। ड्राई रन इसका कहाँ से शुरू हो रहा है वो बताता हूँ आपको। ये इसका सूडो कोड है, ये सूडो कोड आपकी मर्जी कर लो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सूडो कोड चले करवा एक दफ़ा, इसको बाद में करवाता हूँ पहले, लेकिन इससे पहले इसका मैं वो आप करवा दूँ। द स्पेस यूज बाय द एल्गोरिथम इज़, अच्छा उसके बाद कहता है इसका टोटल जो रनिंग टाइम आता है वो कितना आता है, थीटा ऑफ एन क्यूब, और जो इसका स्पेस जो ये एल्गोरिथम जो स्पेस यूज़ करता है वो कितने की यूज़ करता है, थीटा ऑफ एन स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये दो आपके ये भी पॉइंट क्लियर होगी। उसके बाद ये जो इसका सूडो कोड है ये मैं बाद में करवाता हूँ, पहले इसका ड्राई रन करवाता हूँ। तो ये यहाँ से दोस्तों इसका ड्राई रन शुरू हो रहा है। ये ग्राफ है, ये टेबल है। ये टेबल कैसे बनाते हैं, बड़ा ईजी है, बता देता हूँ कैसे बनाते हैं ये टेबल। उसके बाद चलते हैं फिर जनाब नेक्स्ट। सबसे पहले दोस्तों सुन लें, इसमें भी स्टेप परफॉर्म करते हैं। D0 से शुरू करते हैं, D0 फिर D1 फिर D2 फिर D3 फिर D4 फिर D5 ऐसे चलते जाते हैं। अब बात ये आती है D0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे मैक्सिमम 200 जितनी वर्टिसेस हैं। मुझे पता है कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं। तो आप बेसिकली D0 से शुरू करके 4 दफ़ा मतलब 4 स्टेप परफॉर्म करोगे, D0 D1 D2 एंड D3। 4 आप जो है वो परफॉर्म करोगे, नहीं 4 नहीं, मेरे ख्याल D0 से लेकर D4 तक, क्योंकि 4 है ना वर्टिसेस, 4 है ना वर्टिसेस, तो D0 से लेकर D4 तक मेरे ख्याल से कहता है D0 या D1 देखते जाओ D1। उसके बाद एक दफ़ा इसको वेरीफाई करते हैं D2 D3, हाँ यस D4, मतलब जितने वर्टिसेस होते हैं ना उतने तक आपने जाना होता है। D4 वर्टिसेस तो D4 तक आपने जाना है। अगर मान लो यहाँ पे 3 वर्टिसेस होते तो आपने कहाँ तक जाना था, D0 से लेकर D3 तक जाना था आपने। अगर मान लो यहाँ पे 6 वर्टिसेस होते तो आपने कहाँ तक जाना था, आपने D0 से लेकर D आपने 6 तक जाना था। ठीक है, ये बात अभी याद रखना। ठीक है, समझ आ गई बात की। ओके जी, अब चलते हैं सबसे पहले D0 को शुरू करते हैं। D0 कैसे बनाते हैं पहले वो बताता हूँ आपको। ये ग्राफ गिवन होगा आपको, ठीक है, और इस ग्राफ के अंदर देखें ये वेट लगे हुए हैं हर एज के ऊपर, और उसके बाद ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ये देखो इसमें जो है ना हर एरो की डायरेक्शन भी दी गई है, समझ आ गई। ओके जी, अब दोस्तों इसमें ये जो टेबल है ये कैसे बनाते हैं, सिंपल। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस गिन लेने हैं। 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, तो आपने दोस्तों एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें 4 रोज़ होंगी और 4 कॉलम होंगे। तो देखो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये इस तरह नंबरिंग भी लगा लेनी है आपने 1 2 3 और उसके बाद 4। उसके बाद पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। समझ आ गई बात की। चलें जी, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, गौर कर लें, बड़ा ईजी है। देखें मैं सॉल्व करवाऊँगा, जैसे जैसे सॉल्व करूँगा आपको इंशाल्लाह समझ आनी शुरू हो जाएगी। ओके जी, D0 दोस्तों पहला स्टेप कौन सा हमारा, D ऑफ 0 का दोस्तों मतलब ये है कि इसमें किसी भी हम वर्टेक्स की हेल्प नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलेंगे। अब डायरेक्ट का मतलब क्या वो भी आपको पता चल जाएगा। ओके जी, सबसे पहले दोस्तों वो कह रहा है यहाँ पे इस सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो कहता है 1 वाले वर्टेक्स से 1 वर्टेक्स की तरफ जाओ, मतलब 1 से 1 की तरफ जाओ। तो 1 से 1 की तरफ अगर दोस्तों हम जाएँ तो कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी, 0 वाली बात है दोस्तों। जिस वर्टेक्स से आप मान लो आप अपने घर में खड़े हो और आपको मैं कहूँ आप अपने घर से अपने घर पे चले जाओ, तो आप अपने घर में ही खड़े हो, तो वहाँ पे मुझे बताओ क्या आपको कोई कास्ट पे करनी पड़ेगी, नहीं, आप तो पहले ही अपने घर के अंदर हो। तो दोस्तों ये वही सीन हो गया कि मतलब आप कह रहे हो 1 से 1 पे जाओ, तो मतलब आप भाई 1 पे खड़े हो तो आपको कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी, 0। ये देखो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ये मतलब क्या है, सबसे पहले रो देखते हैं फिर कॉलम देखते हैं। देखो रो कौन सी है, ये वाली,
ये रो है 1 वाली और कॉलम है 2 वाला, मतलब आप कह रहे हो 1 वाले वर्टेक्स से 2 वाले वर्टेक्स पे जाओ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अब चेक करना है कि आप 1 से 2 पे जा सकते हो। यस, ये देखो आप, ये देखो ये एरो लगा हुआ है 1 से 2 पे जाने के लिए। तो आप 1 से अगर 2 पे जाओ तो कितनी कास्ट पे करनी पड़ेगी आपको, 8। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, 8 कास्ट लिख दी कि मुझे 1 से 2 पे जाने के लिए कितनी कास्ट पे करनी पड़ी है, 8। उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, कहता है 1 से 3 पे जाओ। मुझे बताएं क्या आप 1 से 3 पे जा सकते हो डायरेक्टली? नहीं। हाँ, आप 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 पे जा सकते हो, लेकिन नहीं, उसने कहा डायरेक्ट जाना है। यहाँ पे दोस्तों अब उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको DF0 का मतलब क्या है। DF0 का मतलब ये है कि आपने किसी और वर्टेक्स के थ्रू नहीं जाना, डायरेक्ट जाना है। अगर डायरेक्ट एज है तो ठीक है, नहीं है तो इन्फिनिटी लगा दो वहाँ पे। अब दोबारा ज़रा गौर से बात सुनना, DF0 का मतलब ये है कि आपने किसी भी वर्टेक्स की हेल्प नहीं लेनी। दूसरी बात, अगर तो आप जिस वर्टेक्स से जाना चाहते हो, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ अगर जा रहे हो, तो अगर तो वहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डायरेक्ट आपका पाथ है, डायरेक्ट एज लगा हुआ है, तो ठीक है, उसकी कास्ट देखो कितनी है। वो कास्ट जैसे यहाँ पे था कि 1 से आप डायरेक्ट 2 पे जा सकते थे, ठीक है, तो हमने कास्ट देखी, जितनी कास्ट थी वो यहाँ पे लगा दी। लेकिन अगर कास्ट गिवन नहीं है, मतलब सॉरी डायरेक्ट पाथ नहीं है, जैसे देखो 1 से अब मैं 3 पे नहीं जा सकता डायरेक्टली, तो कहता है अगर आपके पास डायरेक्ट पाथ मौजूद ना हो तो आपने वहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देनी है, इन्फिनिटी पुट कर देनी। देखो इन्फिनिटी लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको वो कह रहा है 1 से जाओ 4 पे। मुझे बताओ कि आप 1 से डायरेक्ट 4 पे जा सकते हो? यस, ये देखो ये एरो लगा हुआ है 1 से 4, तो कितनी कास्ट है जी 1, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। अब जल्दी चलते हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब 2 से 1 पे जाओ, तो क्या आप 2 से डायरेक्ट 1 पे जा सकते हो? नहीं, 1 से 2 पे आ रहे हो, लेकिन 2 से 1 पे नहीं आप जा सकते, क्योंकि ये देखो ये जो एरो लगा हुआ ये बता रहा है कि आप 1 से 2 पे जा सकते हो, लेकिन 2 से 1 पे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या, उसने क्या कहा था भला कि अगर डायरेक्ट पाथ मौजूद ना हो तो क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो देखो इन्फिनिटी लगा दिया। उसके बाद अब वो कह रहा है 2 से 2 पे जाओ, 2 से 2 पे जाओ तो कितनी कास्ट, 0। मतलब जहाँ से मतलब सेम अगर वर्टेक्स से सेम वर्टेक्स पे जाना हो तो 0 कास्ट। उसके बाद 2 से 3 पे जाओ, 2 से 3 पे जा सकते हैं? यस जा सकते हैं। कितनी कास्ट के साथ, 1 के साथ, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। ओके जी। उसके बाद 2 से 4 पे जाओ, क्या 2 से 4 पे जा सकते हैं डायरेक्ट? नहीं, 2 से हम 4 पे नहीं जा सकते डायरेक्ट, सो यहाँ पे इन्फिनिटी लगा दिया। उसके बाद 3 से 1 पे जाओ, 3 से 1 पे जा सकते हैं? यस जा सकते हैं। देखो ये 3 से 1 पे जा सकते हैं, तो कितनी कास्ट है 4, तो यहाँ पे 4 लगा दिया। 3 से 2 पे जाओ, 3 से 2 पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, इन्फिनिटी लगा दिया। 3 से 3 पे जाओ, 3 से 3 पे जाने का कास्ट कितनी, 0 इटसेल्फ 0। 3 से 4 पे जाओ, 3 से अगर मैं 4 पे जाना चाहूँ तो नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, सो इसलिए इन्फिनिटी लगा दिया। ओके जी। उसके बाद 4 से 1 पे जाओ, तो 4 से मैं 1 पे जा सकता हूँ? नहीं, इन्फिनिटी लगा दिया। 4 से 2 पे जाओ, 4 से 2 पे मैं जा सकता हूँ? 4 से दोस्तों मैं 2, यस ये देखो ये 4 से मैं 2 पे जा सकता हूँ। सो कितनी कास्ट के साथ, 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 आ गया। 4 से आप 3 पे जाओ, तो 4 से आप 3 पे जा सकते हो? नहीं जा सकते। 4 से आप 3 पे जा, हाँ यस ये देखो ये 4 से आप, सॉरी मैं नीचे की तरफ देख रहा था, 4 से हम 3 पे जा सकते हैं। कितनी कास्ट के साथ, 9 के साथ, तो यहाँ पे 9 लगा दिया। 4 से 4 पे जाओ तो कितनी कास्ट के साथ, 4 से 4 पे मतलब इटसेल्फ जाना है, तो 0 कास्ट आ गई। चलें जी, DF0 हमारा कंप्लीट हो गया। DF0 का मतलब ये था कि आपने किसी भी वर्टेक्स की हेल्प नहीं लेनी। बार 3 दफ़ा मैंने ये बात रिपीट किया कि किसी भी वर्टेक्स की हेल्प नहीं लेनी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों DF1 पे। जब DF1 पे आए तो इसका मतलब दोस्तों बेसिकली बता किया DF1 का मतलब ये है कि अब आप वर्टेक्स नंबर 1 की हेल्प ले सकते हो, वर्टेक्स नंबर 1 की हेल्प ले सकते हो। मतलब अगर आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना चाह रहे हो और आपका कोई डायरेक्ट पाथ मौजूद नहीं है, तो आप विया वर्टेक्स 1 के थ्रू जा सकते हो। ये मतलब है यहाँ पे DF1 का कि आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए अगर डायरेक्ट पाथ मौजूद नहीं है तो आप वर्टेक्स 1 की हेल्प लेकर उस पर जा सकते हो। समझ आएगी बात की? ओके जी। अब सेम वही तरीका, यहाँ पे रो और कॉलम के नंबर लगाएं। ये पहले वाली रो है, ये दूसरे वाली रो है, ये तीसरे वाली रो है, ये चौथे वाली रो है, ये पहले वाला कॉलम है, ये दूसरे वाला कॉलम है, ये तीसरे वाला कॉलम है और ये चौथे वाला कॉलम है। उसके बाद दोस्तों ये इसने पहली रो को और पहले कॉलम को हाईलाइट क्यों किया हुआ? अब ये भी ज़रा गौर से बात सुनिएगा। डी की जो भी वैल्यू हो ना, ये देखो अब यहाँ पे क्या है DF1 है ना, तो DF1 का दोस्तों मतलब बोला क्या, DF1 का मतलब ये है कि आपने पहली रो और टेबल के पहले कॉलम के अंदर वही सेम वैल्यू पुट कर देनी है जो आपकी ओल्ड वैल्यू आई हैं पिछले टेबल के अंदर, ये वाली। तो ये आपने पूरा कॉलम, इस पूरे कॉलम की वैल्यू पहले वाले की और पहले वाली पूरी रो की वैल्यू सेम एज इट इज़ ऐसे ही पुट कर देनी है। मतलब 0 8 इन्फिनिटी 1, तो ये देखो यहाँ पे 0 8 इन्फिनिटी 1 लिखा हुआ है, ये देखो 0 8 इन्फिनिटी 1, इनको अब चेंज नहीं करना। उसके बाद पहले कॉलम में वैल्यू क्या है, 0 इन्फिनिटी 4 इन्फिनिटी, तो ये देखो यही वही है 0 इन्फिनिटी, ये देखो 0 इन्फिनिटी 4 इन्फिनिटी। ये मतलब है यहाँ पे कि मतलब कि डी की जो भी वैल्यू होगी उसका मतलब ये है कि आपने वो वाली रो और वो वाले कॉलम की वैल्यू अब चेंज नहीं करनी, आपने पीछे वाली वैल्यू को ही फॉलो करना है। तो मैंने चेंज नहीं की, मैंने उसको ही फॉलो कर दिया। अब बाकी जो रिमेनिंग बच गई हैं उनको आप लेके चलें जी। तो अब यहाँ पे रिमेनिंग कौन सी बच गई हैं, अब यहाँ पे इस इंडेक्स से शुरू करेंगे, क्योंकि ये इंडेक्स तो एक तरह की
फिक्स हो गए हैं। उसके बाद 2 से 2 पे जाने कितनी कास्ट है, 0। अच्छा एक चीज़ याद रखनी दोस्तों, जो आपकी ओल्ड कास्ट आई थी, जो आपकी यहाँ पे ओल्ड कास्ट थी, अगर वो कास्ट ग्रेटर थी और जो न्यू कास्ट आप इस टेबल के अंदर जो न्यू कास्ट निकालोगे अगर वो लेस है तो आप अपडेशन करोगे, मतलब वही सेम तरीका जो आपने पीछे डिजकस्ट्रा में और बेलमैन फोर्ड में पढ़ा है। बेलमैन फोर्ड में तो यही था, बात थी ना कि जो ओल्ड आंसर है अगर वो बड़ा हो और जो आपने न्यू पाथ फाइंड किया, जो न्यू आंसर निकाला है, अगर वो छोटा हो तो आप अपडेशन करोगे। यही सेम दोस्तों सीन यहाँ पे भी है कि अगर दोस्तों आप 2 से 2 पे आप जा सकते हो किसके थ्रू, जीरो कास्ट के थ्रू, और पीछे वाली वैल्यू क्या थी, 0 ही थी। तो हमने ये देखो 0 की जगह पे 0 पुट कर दिया, कोई अपडेशन नहीं की। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू इन ये पीछे वाली वैल्यूज़ को आपने फॉलो करना है, मतलब ये जो आपकी इतनी वैल्यूज़ है ना, ये इतनी वैल्यूज़, इनको अब आपने अगले टेबल में साथ साथ गौर करना है। ठीक है, और साथ उसको हाईलाइट करना है, जैसे ही अपडेशन होगी तो फ़ौरन से हाईलाइट करना है जहाँ पे अपडेशन होगी। उसके बाद देखो कहता है 2 से 3 पे जाओ, मुझे बताएं क्या आप 2 से 3 पे जा सकते हो, यस जा सकते हैं। कितनी कास्ट के साथ, 1 के साथ। तो हमारी न्यू वैल्यू क्या है, 1, तो पीछे वाली ओल्ड वैल्यू देखें क्या वो क्या थी, हमारी ओल्ड वैल्यू भी थी 1, तो 1 की जगह पे 1 ही आएगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई, तो इसलिए देखो यहाँ पे 1 की जगह पे 1 ही आ गया। उसके बाद 2 से 4 पे जाओ, तो 2 से 4 पे हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो इन्फिनिटी आ गया। तो इन्फिनिटी न्यू वैल्यू आई है, ओल्ड वैल्यू देखें क्या थी, इन्फिनिटी, तो ये देखें पहली वैल्यू भी इन्फिनिटी थी, न्यू वैल्यू भी इन्फिनिटी आई, नो एनी चेंज। ओके जी। अब इसकी बात करते हैं इस वाले की कि 3 से कहाँ पे जाना है, 3 से जाना है हमने 2 पे, 3 से कहाँ जाना है, 2 पे। तो दोस्तों अगर मैं 3 से 2 पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, 3 से मैं डायरेक्टली 2 पे नहीं जा सकता। लेकिन उसने क्या कहा था भला, उसने कहा था D1 का मतलब क्या है कि आपके पास अगर किसी एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाने के लिए डायरेक्ट पाथ नहीं है तो आप विया 1 के थ्रू भी जा सकते हो, मतलब 1 वाले वर्टेक्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं 3 से 2 पे डायरेक्ट नहीं जा सकता तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर 3 से 1 पे पहले जाऊँगा, फिर 1 से 2 पे देखूँगा क्या मैं जा सकता हूँ। यस देखो, ये देखो अगर मैं 3 से 1 पे जाऊँ फिर 1 से 2 पे जाऊँ तो यस मेरे पास पाथ है। ठीक है, तो यही उसने कहा था कि डी की जो भी वैल्यू होगी उसका मतलब ये होगा कि आप उस वर्टेक्स को यूज़ करते हुए, उसकी हेल्प लेते हुए जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकती हो। तो मैं यहाँ पे 3 से डायरेक्ट 2 पे नहीं जा सकता, इसलिए मैं 3 से गया पहले 1 पे, कितनी कास्ट पे करनी पड़ी मुझे, 4। उसके बाद मैं 1 से गया 2 पे, कितनी कास्ट पे करनी पड़ी, 8। तो अब इन दोनों कास्ट को प्लस कर लो, तो 8 + 4 जवाब आया 12, जवाब का आया 12। तो मेरा दोस्तों जो 3 से 2 पे जाने का जो न्यू आंसर आया वो आया है 12। तो यहाँ पर देखो जो ओल्ड आंसर था वो क्या था भला, पीछे वाले टेबल में ओल्ड आंसर क्या था, इन्फिनिटी। देखो ओल्ड वैल्यू बड़ी थी, जो न्यू वैल्यू है वो छोटी है, तो क्या होगा, अपडेशन होगी। जैसी अपडेशन होगी तो ये देखो आपने उसको सर्कल कर लिया। सर्कल क्यों करते हैं, सर्कल तब करते हैं अपनी वैल्यू को जब हमारी अपडेशन होती है। तो देखो एक तो हमने अपनी वैल्यू को अपडेशन कर ली, सर्कल कर दिया, दूसरा दोस्तों आपने एक और काम करना होता है, जिसको आप अपडेशन करते हो ना अभी जिस आपने पाथ को अपडेशन किया, मतलब आपने किस पाथ को अपडेशन किया, 2 और 3 और 2 को, मतलब आप 3 से 2 पे जा रहे हो, जिसको आपने अभी भी अपडेट किया। तो आपने क्या करना है दोस्तों, एक डमी एरो लगाना है ऐसे। तो आपने कहाँ से गए हो, 3 से 2 पे गए हो, तो यहाँ पे देखो ये जो एरो ना ये बेसिकली ये शो अप कर रहा है कि हमने जो अपडेशन है वो एक कर ली है, मतलब हमें एक न्यू पाथ मिल गया है, हमें एक न्यू पाथ मिल गया है जिसके अंदर हम 3 से अब 2 पे जा सकते हैं। तो देखो ये डॉटेड एरो लग गया, समझ की बात की, चलें ये लग गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, 3 से 3 पे जाने का कास्ट 0 ही लगेगी। 3 से 4 पे जाने की कास्ट, 3 से 4 पे हम जा सकते हैं डायरेक्ट, नहीं, हम 3 से डायरेक्ट 4 पे नहीं जा सकते। तो क्या उसने कहा था भला, अगर डायरेक्ट नहीं जा सकते तो विया वर्टेक्स 1 के थ्रू जाके देख सकते हो तुम। तो 3 से अगर हम 1 पे जाएँ तो 1 से 4 पे जा सकते हैं। यस, तो देखो 3 से अगर मैं 1 पे जाऊँ तो कितनी कास्ट है, 4, और 1 से 4 पे जाऊँ तो आगे कितनी कास्ट है, 1। तो दोनों कास्ट को प्लस करो, 4 + 1 जवाब आया 5। तो यहाँ पे आ गया 5। अब देखो इस बॉक्स में पहले से वैल्यू ओल्ड वैल्यू क्या थी, क्योंकि अपडेशन तब होती है जब पीछे वाली वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। तो पीछे वाली वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी थी, न्यू वैल्यू क्या है 5 है। सो दोस्तों अपडेशन होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेशन जैसी हुई तो यहाँ पे सर्कल भी कर दिया, और साथ ही दोस्तों आपने देखना है कि आपने किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स पे जाने की अपडेशन की है। तो आपने ये 5 किस नोड से किस नोड पे गए हो, आप 3 से 4 पे गए हो, तो आप क्या करोगे, 4 से एक डॉटेड लाइन लगाओगे ऐसे 3 से 4 की तरफ, और यहाँ पे कास्ट लिख दोगे 5, क्योंकि आपने यहाँ पे भी कास्ट क्या फाइंड किया 5, और यहाँ पे जो 12 कास्ट थी वो यहाँ पे लगा दिया आपने। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि दो काम करते हैं, जैसे अपडेशन होती है तो दो काम करते हैं, एक तो उस वैल्यू को सर्कल कर लेते हैं, दूसरा आप जिस अभी वर्टेक्स से जिस वर्टेक्स पे गए हो उस पर एक ऐसे डॉटेड एरो लगाते हैं, और उसके ऊपर अपनी वो जो कास्ट अभी आपने फाइंड की होती है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये काम आपने करना है। उसके बाद दोस्तों अब देखो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 से 2 पे जाने का डायरेक्ट पाथ है, यस 4 से 2 पे अगर मैं जाऊँ तो कास्ट कितनी पड़ रही है, 2। तो मुझे बताएं ओल्ड कास्ट यहाँ पे कितनी थी, ओल्ड कास्ट थी यहाँ पे 2, ओल्ड कास्ट भी 2 थी, न्यू कास्ट भी 2 है। सो दोस्तों हम कोई अपडेशन नहीं करेंगे, 2 की 2 जगह पे 2 ही रहेगा। उसके बाद 4 पे अगर मैं 4 से 3 पे जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, 4 से 3 पे, यस ये जा रहा हूँ मैं। तो कितनी कास्ट है, 9। तो ओल्ड कास्ट भी कितनी थी, 9 ही थी, ओल्ड कास्ट भी यहाँ पे देखो 9 ही थी।
ठीक है जी। सो उसको नो अपडेशन, 9 की जगह पे 9 लगा दिया। उसके बाद 4 से 4 पे जाना हो तो कितनी कास्ट आएगी 0, तो हमने 0 की जगह पे 0 लगा दिया। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे आपने D1 के टेबल के अंदर D0 की वैल्यू देखी है ना, D1 के जैसे आपने बेलमैन 4 में किया था कि स्टेप 2 बनाने के लिए आपने स्टेप 1 को फॉलो किया, फिर स्टेप 3 बनाने के लिए आपने स्टेप 2 मतलब पीछे वाले स्टेप को फॉलो करते हैं। ऐसे दोस्तों आपने यहाँ पे भी करना होता है कि अब आपने देखो जब आपने D1 का टेबल बनाया है, ये D1 का टेबल बनाया है, इसमें आपने किसको फॉलो किया D0 को। अब जब आप D2 बनाओगे ना, मतलब ये देखो नीचे, अब जब आप D2 बनाओगे इसमें आप किसको फॉलो करोगे, इसमें आप D1 के आंसर को फॉलो करोगे, मतलब इस टेबल को फॉलो करोगे। अब आप D0 को फॉलो नहीं करोगे। तो जिस भी आप करंट D पे खड़े होते हो, मतलब जिस भी D की वैल्यू पे खड़े होते हो आप, उससे पीछे वाले जो प्रीवियस आपका टेबल होता है उसको हम फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ज़रा मुझे ये बताएं D2 का मतलब क्या। D2 का मतलब ये है वर्टेक्स नंबर 2। मतलब अब आप यहाँ पे सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग लगाओ 1 2 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। उसके बाद उसने क्या कहा था कि जोन सी D की वैल्यू हो वो वाली रो और वो वाला कॉलम फिक्स कर देते हैं, उसको चेंज नहीं करते। देखो 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे D2 का दोस्तों मतलब ये है कि अब आप वर्टेक्स नंबर 2 की हेल्प लोगे। किसकी हेल्प लोगे, वर्टेक्स नंबर 2 की हेल्प लोगे। मतलब अगर आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे नहीं जा सकते तो आप, और एक और चीज़, वर्टेक्स नंबर 1 की आपने पिछले में किसकी हेल्प ली थी, वर्टेक्स नंबर 1 की। अब वर्टेक्स नंबर 1 की और वर्टेक्स नंबर 2 दोनों की हेल्प आप ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों जिस आप वर्टेक्स पे अभी पहुंचे हो ना, उससे पीछे जितने आपने डी को फॉलो कर दिया ना, मतलब आपने अभी तक D1 और D2 को फॉलो करने जा रहे हो, तो अब आप D1 की भी हेल्प ले सकते हो, मतलब वर्टेक्स 1 की भी हेल्प ले सकते हो और वर्टेक्स 2 की भी हेल्प ले सकते हो। अब समझ रही बात की, ओके जी। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो 1 से 1 पे कास्ट 0, 1 से 2 पे अगर मैं जाऊँ, सॉरी ये तो फिक्स है ना, इसको तो फॉलो नहीं करना। उसके बाद देखो 1 से 3 पे जाऊँ तो दोस्तों क्या कोई डायरेक्ट पाथ है, यस 1 से 3 पे जाने का नो 1 से 3 पे जाने का कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम किसके थ्रू जाएंगे। उसने क्या कहा था भला कि आप अगर आपके पास डायरेक्ट पाथ ना हो तो आप अपने जिस वर्टेक्स को आप कहा जाए उसकी हेल्प ले सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो D2 का मतलब क्या है, मैं 2 की हेल्प ले सकता हूँ। तो मैं 1 से पहले गया 2 पे, कितनी कास्ट पे करनी पड़ी 8। उसके बाद 2 से गया मैं 3 पे, कितनी कास्ट पे करनी पड़ी 1। तो 8 + 1 जो आपका आया 9। तो यहाँ पे अब देखो आपका न्यू आंसर आया 9। तो देखो पीछे वाले टेबल में आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या थी, पिछले वाले टेबल में दोस्तों यहाँ पे वैल्यू थी इन्फिनिटी। दोस्तों देखो ओल्ड वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, न्यू वैल्यू क्या है, छोटी है। सो हम क्या करेंगे, अपडेशन करेंगे। जैसे अपडेशन हुई तो यहाँ पे सर्कल करेंगे और साथ एक और काम भी करेंगे। क्या बोला कि वर्टेक्स 1 से आप वर्टेक्स 3 पे गए हो अभी तो ये देखो ये डॉटेड लाइन लगाई वर्टेक्स 1 से 3 की तरफ, और उसके ऊपर कास्ट कितनी है ये 9, तो हमने 9 लिख दिया इस तरह से, ठीक है। तो बाकी अब आपको मैं नेक्स्ट अब जल्दी बस करवाऊंगा। मेन चीज़ मैंने आपको समझा दी अब कैसे करनी थी। 1 से 4 पे जाने के लिए रास्ता है, यस कास्ट कितनी थी 1, तो 1 नहीं रहेगा। उसके बाद ये लाइन पूरी तो वैसे ही फिक्स है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो 3 से 1 पे जाना है मैंने, तो 3 से 1 पे जाना है, 3 से 1 पे जाना है। तो ये देखो 3 से मैं 1 पे डायरेक्ट जा सकता हूँ। कास्ट कितनी है 4, तो 4 ही लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले वाले टेबल में यही सेम कास्ट थी। ये देखो 4 0 5 सेम कास्ट, तो यही सेम कास्ट यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 12 फिक्स है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद 3 से 3 पे जाना हो तो 0 कास्ट, 3 से 4 पे जाना हो तो यस 3 से 4 पे जाने के लिए कोई बात है मेरे पास नहीं, लेकिन मैं किसकी हेल्प ले सकता हूँ, 1 की भी हेल्प ले सकता हूँ और 2 की भी हेल्प ले सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने 3 से पहले गया 1 पे, 1 से गया 4 पे। तो देखो 3 से मैं 1 पे जाऊँ तो कास्ट कितनी है 4, और उसके बाद 1 से मैं गया 4 पे तो कितनी कास्ट है 1, तो 4 + 1 जो आया 5, तो 5 पहले भी 5 था अब भी 5 आ गया। बात समझ आई बात की, सॉरी क्लियर हुआ कंसेप्ट कि मतलब जो भी D की वैल्यू होती है उसमें जो नंबर होता है ना D का, उतनी मतलब आप नोड वर्टिसेस का जो है हेल्प ले सकते हो। वर्टेक्स 1 की भी हेल्प ले सकते हो, वर्टेक्स 2 की भी आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद अब इसकी अगर फॉलो करें तो 4 से 1 पे जाने का कोई रास्ता है, 4 से 1 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर आपको हो कि 4 हम 2 की हेल्प ले लेते हैं, तो देखो दोस्तों अगर आप 4 से 2 पे जाओ तो क्या आगे 2 से आप मज़ीद जा सकते हो, नहीं जा सकते। इसका मतलब है हमारे पास कोई पाथ नहीं है, ना तो 4 से 1 पे जाने का कोई पाथ है, ना ही 4 से 2 पे जाकर फिर आगे 1 पे जाने का कोई पाथ है। सो इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनिटी ही लगा रहने देंगे। उसके बाद ये तो फिक्स है। उसके बाद 4 से हम 3 पे जाना है, तो देखो 4 से अगर मैं 3 पे जा सकता हूँ तो जवाब क्या है, 4 से 3 पे जाने का कास्ट है जी 3। तो यहाँ पे पहली कास्ट कितनी थी, पहली कास्ट कितनी थी उसको देखें ज़रा, वहाँ पे पहली कास्ट 209, ये देखो पहली कास्ट वहाँ पे कितनी थी 9 थी, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 3, अब कितनी हो गई है 3 हो गई है। समझ आई बात की। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गई है, अपडेशन हो गया है, वैल्यू क्या हुई है, अपडेट हो गई है। जैसी वैल्यू दोस्तों अपडेट हुई है, जैसी वैल्यू अपडेट हुई है तो यहाँ पे अपडेशन का सिंबल करेंगे ऐसे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेंगे, एक एरो खींचेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 4 से 3 की तरफ एक एरो खींचेंगे,
4 से 3 की तरफ एक एरो दिखाएंगे, 4 से 3 की तरफ एक एरो, ये देखो 4 से 3 की तरफ ये एरो उल्टे साइड ने, एक मिनट हट जरा, 4 से हमने जाना है 3 की तरफ, तो 4 से शुरू करेंगे, 4 सोर्स है और जो 3 है वो हमारी डेस्टिनेशन है, तो 4 से 3 की तरफ एरो लगाएंगे और वहाँ पर लिख देंगे क्या बोला 3, ये देखो ये एरो लगा हुआ है, ये देखो दिस इज एरो, ठीक है, वहाँ पे 3 लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 से 4 पे जाने के लिए कास्ट कितनी 0, तो ये तो आपको पता है। बाकी भी ऐसे ही 200 करेंगे। अब देखो यहाँ पे DF3 आना था, गलती से सारे DF2 लिख दिया, DF3 आना था यहाँ पे, ठीक है। अब इस DF3 में क्या करेंगे कि रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 को फिक्स कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू बचेंगी उनको चेक करेंगे। अगर तो डायरेक्टरी ग्राफ गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन तो DF3 का मतलब क्या है कि अब आप वर्टेक्स 1 की भी हेल्प ले सकते हो, वर्टेक्स 2 की भी हेल्प ले सकते हो और वर्टेक्स 3 की भी हेल्प ले सकते हो, ये मतलब है इसका। और दूसरा इसका एक और चीज़ क्या कि जैसे ऑपरेशन होती है तो आप उसको सर्कल करते हो और साथ ही वहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ एक डॉटेड एरो लगाते हो और उसके ऊपर उतनी जो कास्ट आई होती है वो कास्ट लिख लेते हो, समझिए। चलिए ये दोस्तों इस तरह करते हम नेक्स्ट ये DF4 पे पहुंच गए। तो देखो DF4 में करते हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो ये आ गए। तो मतलब हमारे पास जो फाइनल 200 जो टेबल आया वैल्यूज़ का पेयर ऑफ वर्टिसेस का वो ये आया 0 3 4 1 5 0 1 6। तो ये हमारे पास फाइनल जो आंसर आया है और ये हमारे पास फाइनल ग्राफ है जो हमने ड्रा किया है अपनी इन वैल्यूज़ को देखते हुए। सो हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पाथ का फाइनल ग्राफ आ चुका है, समझ लगी बात की। उसके बाद ये आ जाता है दोस्तों इसका नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये इसका दोस्तों नहीं करना आपने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये छोड़ दें। उसके बाद चैप्टर ख़त्म है हमारा। अब हमारी एक चीज़ लगी है, वो था ऊपर हमारा सूडो कोड, इसका फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिदम का सूडो कोड हमारे पास। ये देखें ये सूडो कोड है, इसको समझा देता हूँ, बाकी आप इसको ना करें कोई इतना फ़र्क वाली बात नहीं है। मेन था इसका ड्राई रन और इसकी डेफिनेशन और इसके MCQ। उसके बाद फ्लॉयड वार्शल मैन दोस्तों हमारे फंक्शन का नाम है। उसके बाद n क्या है, n बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, वेट 1 से लेकर n तक, ये बेसिकली वेटेड हैं सारे 1 से लेकर n तक और फिर 1 से लेकर n तक, ठीक है, दो वेट बता रहा है वो में। उसके बाद फॉर i = 1 to n, वो कहता है अब एक लूप चलाओ जो कि क्या करेगी 1 से स्टार्ट करेगी और जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी। और उसके बाद क्या करेगी फॉर j = 1 to n, मतलब एक नेक्स्ट लूप लगी हुई है ना। मतलब पहले नेक्स्ट लूप क्यों लगाई है, क्योंकि हमने बेसिकली एक टेबल ड्रा करना है ना, याद आया, एक टेबल बनाना है। ये देखो ये एक टेबल बन रहा है जिसमें कितनी उतनी रोज़ हैं जितने हमारे पास वर्टिसेस हैं, उतनी ही रोज़ हैं उतनी ही कॉलम है। तो बेसिकली यही हो रहा है कि ये जो आपकी पहली वाली लूप है ना, ये वाली i = 1 to n, ये बेसिकली हमारी नंबर ऑफ रोज़ बना रही है। और ये जो अंदर वाली लूप है j = 1 to n, ये हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स बना रही है। उसके बाद ये कह रहा है डू d of i, j, मतलब कह रहा है जो हमारे पास i और j वाले बॉक्स, i और j वाला बॉक्स मीन ये उसकी जो भी वैल्यू है इसकी बात वो कर रहा है। i और j वाला बॉक्स मतलब ये इसकी बात कर रहा है, मतलब जो भी बॉक्स है उसकी जो भी i मतलब उसकी रो और उसके j मतलब उसका कॉलम। कहता है उस बॉक्स पे जाओ, उस बॉक्स की वैल्यू में जाकर क्या करो वेट रख दो। कौन सा वेट, जो कहता है अभी तुमने वेट पिक किया है, मतलब जो भी उस वेट पे जाने का कास्ट है, मतलब ये जो वेट है उसका जो कास्ट है उसकी, कहता है ये पिक कर दो, पिक करके वहाँ पे रख दो। उसके बाद कहता है मिड i, j नल कर दो। कहता है अब उसका क्या करो जो उसका मिड पॉइंट है, कहता है i और j का, वो कहता है नल कर दो। उसके बाद फॉर k = 1 to n, कहता है अब क्या करो, अब फिर अगेन एक लूप चलाओ जो कि k 1 से स्टार्ट करके नंबर ऑफ n तक जाएगा, जो कि आपके होगी जनाब वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। उसके बाद ये अरे के लिए, रो के लिए, उसके बाद ये कॉलम के लिए, और उसके बाद ये फिर वही वो कर रहा है कि जनाब अब क्या कर रहा है वो कि जो भी आपकी सोर्स की वैल्यू है उसको और जो आपकी पाथ की वैल्यू उसको प्लस कर दो, और उसको अगर वो छोटी हो किससे, आपकी फाइनल कास्ट से, मतलब जहाँ पे अपनी वैल्यू पुट करनी है उससे अगर छोटी हो, मतलब कहता है अगर आपकी सोर्स की वैल्यू और आपके पाथ की वैल्यू अगर उसको प्लस किया जाए तो अगर वो लेस हो, छोटी हो किससे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन की वैल्यू से, तो कहता फिर क्या कर दो उसको अपडेट कर दो। ये बेसिकली अपडेशन का कोड है। और उसके बाद कहता फिर क्या कर दो उस जो अपना हमारे पास अभी भी वैल्यू आई है उसको मिड, मतलब मिड वाली बेसिकली यहाँ पे एक अरे है, ये मिड क्या है, एक अरे है। कहता उस अरे के i और j वाले कॉलम में जाके वो k की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। समझ लगी बात की। चलें तो ये इसका दोस्तों ड्राई रन था, समझा दिया आपको मेन पॉइंट में। और बाकी इसके ये जो MCQ बताया ये करने हैं आपने, और इसकी डेफिनेशन करनी है, और इसका ड्राई रन जो समझाया ये अच्छे से कर देना पेपर में। समझ लगी। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।